Good evening. Good evening, students. We were discussing the answers of the sample paper, and we have discussed few more questions. कल हमने बी सेक्शन स्टार्ट कर दिया था. बी सेक्शन के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और अभी हम उसके आंसर्स देख रहे हैं. इसमें हमने ये देखा कि कुछ हमें स्टेप्स पता चले. स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में डिफरेंस है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेथड दे रखा है. तो फ्लो चार्ट बता रहा है हाईलाइटिंग द स्टेप्स इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. आइडेंटिफाइंग आइसोलेशन करना पड़ता है इसमें सबसे पहले डीएनए का ब्लड सेल्स से, और आइसोलेशन करके ब्लड सेल से डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देते हैं. यहाँ पर ए का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है. सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस से यूजिंग बी. बी यहाँ पर प्रोब है. दिस इज कॉल्ड प्रोब. एंड ट्रांसफर द ब्लॉटेड फ्रेगमेंट टू सी. सी यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है. एंड डीएनए स्प्लिट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड, and then introduction of doubled the DNA probe and E of the single stranded with D. E's of single stranded pairs with D. Detection hybridized DNA with the auto radiography. तो ये सब स्टेप्स हैं जो हम करते हैं. Acetyl morphine it is, and explain each one with the help of the does it affect the body of the abuser. तो हर कोई ड्रग हैबिट फॉर्मिंग होता है और वो अब्यूजर की बॉडी को तो अफेक्ट करता ही है. So smack is an opioid narcotic drug. You can see it is written it is obtained from Papaver somniferum and it is a very dangerous drug. It can cause the attachment on the nervous system, and it is taken as a painkiller. Now we can see what is the other question. Colostrum question it is given. And colostrum question, what is colostrum? Why are the breastfed likely to be healthy? तो ये क्वेश्चन है आपका. और फिर उसके साथ ही मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, अमीबियासिस सम ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज है. इनमें से कौन मैकेनिकल कैरियर, विच वन ऑफ दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू मैकेनिकल कैरियर, ये बोला है. तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बता रखा है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय द एंटीबॉडीज दैट आर सर्कुलेटिंग इन द बॉडी. ये इम्यूनिटी बॉडी में फ्लूइड्स में होती है. कोलेस्ट्रॉम क्या है? मदर का फर्स्ट मिल्क होता है जो IgA में रिच होता है. इट इज रिच इन IgA. एंटीबॉडी इट इज सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन. जब मदर सबसे पहले बार बेबी को फीड करती है उसमें ये पिलाया जाता है बच्चे को, क्योंकि मदर के बॉडी से निकल रहा होता है ये. सो कोलेस्ट्रॉम के बारे में हमें पता चल गया. और इसके अंदर IgA एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं. एंड इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी. ये न्यूबॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी देती है, प्रोटेक्ट भी करती है बहुत सारी डिजीजेस से. देयरफॉर मिल्क बहुत ही एसेंशियल है इन्फेंट्स के लिए. मैकेनिकल कैरियर इज वन ऑफ द सिंपल कैरियर्स पैथोजन टू ससेप्टेबल इंडिविजुअल एंड इज नॉट एसेंशियल to development of pathogen. The pathogens are simply carried on the mouth parts, legs, body surfaces, carriers from the infected to a susceptible host. तो हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है दिया हुआ है. राइट अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर द DNA GAATTC
नेम द रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस दैट कैन क्लीव इट। तो रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस जो इसे कट कर सकती है वो क्या है? इको R1। तो आपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दे दिया CTTAG, इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दे दिया। एंड DNA डुप्लेक्स कट करता है ईच दोनों स्ट्रैंड्स को G और A के बीच में। ऑन द अदर हैंड एक्सोन्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द टर्मिनल एंड्स ऑफ द DNA in one strand of the duplex. Hence eco R1 cut each of the two strands of the DNA duplex at the specific point where exonucleus remove the nucleotide from the terminal ends. वहाँ endangered और यहाँ आपको एक और डिफरेंस बिटवीन दे रखा है in-situ एंड ex-situ. इट इज कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में अगर हम ऑर्गेनिजम्स को बचा के रख रहे हैं वो in-situ कंजर्वेशन हो गया। ex-situ कंजर्वेशन जब हम ऑर्गेनिजम्स को आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट बचा रहे हैं तो वो ex-situ कंजर्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट इज द endangered species are protected from predator. The endangered species are protected from all adverse conditions. Or the endangered species are protected from predator. Endangered species are protected from all adverse factors. The depleting resources are augmented. They are kept under the human supervision in the ex-situ. The population recover in the natural environment. The offspring produced in the captive breeding released in the natural habitats. अब सेक्शन डी की बारी आ गई। इस पेपर का सेक्शन डी दिया हुआ है जिसमें हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 29 से 30 केस बेस्ड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें डायग्राम दिख रहा है एक पुनेट स्क्वायर का जिसमें टॉल प्लांट को हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट को फिनोटाइप और जीनोटाइप दिखाकर और फिर उसे क्रॉस कराकर ABCD ऑफस्प्रिंग बता रखे हैं, इनके जीनोटाइप हमें बताने हैं। और एक और क्वेश्चन है जो विलेजर के लिए है कि चैम्बूर में प्लानिंग टू मेक पावर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस फ्रॉम काउ डंग से वो बिजली बनाना चाह रहा है और उसने बायोगैस प्लांट इस पर्पस के लिए लगाया है। फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसमें भी ABCD आपको स्टेजेस लेबल करनी है। तो यहाँ जीनोटाइप हो गया A हेट्रोजाइगस है, B होमोजाइगस टॉल है, C हेट्रोजाइगस है, D होमोजाइगस रिसेसिव है। B उनके फिनोटाइप दे रखे हैं सबके टॉल 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 3 आर टॉल एंड 1 इज डॉर्फ। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ जाएगा टॉल रेशियो डॉर्फ का। और बायोगैस वाले क्वेश्चन में बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड and it is useful as a source of the energy and it is inflammable in the second stage of biogas production. The simple soluble compounds are monomers acted upon by the fermentation causing the microbes converted into organic acids. स्पेशली एसिटिक एसिड बन जाता है बायोगैस के बैक्टीरियाज उनको बनाते वक्त ऑर्गेनिक एसिड बना एसिटिक एसिड बना लेते हैं और उसमें सबसे मेन बैक्टीरिया जो यूज होता है वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज होता है। ये ऑर्गेनिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन में बदल देता है सच एज फॉर्म्ड इन द स्टोर और ये फिर टैंक में गैस टैंक में स्टोर हो जाती है। बायोगैस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग बोथ एनर्जी मैन्योर की तरह भी यूज हो सकती है एंड स्टोरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज एफिशिएंटली इकोनॉमिकली। तो ये आपने क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे क्वेश्चंस है आपके 31 सेक्शन ई शुरू हो रहा है जिसमें डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ oogenesis विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन oogenesis एंड spermatogenesis। देन सीड ऑफ ऑरेंज को जब हम स्क्वीज करते हैं तो एम्ब्रियो हमें दिखाई देते हैं, वो एक नहीं बहुत सारे होते हैं। एक्सप्लेन वो क्यों ऐसा होते हैं। तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर oogenesis का मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में आपको डिप्लॉयड ओगोनियम दिख रहे हैं। माइटोसिस से उन्होंने प्राइमरी oocyte बनाए हैं वो भी डिप्लॉयड है। मियोसिस 1 के स्टेज पे वो प्रोफेज में रेस्ट हो रखे हैं। प्यूबर्टी के टाइम वो एक्टिवेट हो जाएंगे जहां मैच्योरेशन फेज में आ जाएंगे। मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 के अंदर और पोलर बॉडी बना देगी और सेकेंडरी oocyte एक ओटेड बना देगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बना देगा। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में ये भी हम जानते हैं कि oogenesis एम्ब्रियो में शुरू हो जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस आपके प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है। और एक स्पर्मेटोगोनियम यानी स्पर्म मदर सेल से एक ही 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जबकि oogenesis से एक ओगोनियम से एक ओगोनियम से एक ही एग बनता है।
और नो पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड, पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड। तो ये इसका डिफरेंस है। एंड व्हेन अ सीड ऑफ ऑरेंज इज स्क्वीज्ड, ये क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं। एम्ब्रियो इन वन के जगह बहुत सारे होते हैं क्योंकि उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी अकरेंस है एक से ज्यादा एम्ब्रियो होना सीड में, और ये होता है बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स में सच एज ऑरेंज एंड मैंगो वैरायटीज में, जहां पर उनके न्यूसेलर सेल्स एम्ब्रियो सैक बनाने लगते हैं और एम्ब्रियो की तरह एक्ट करने लगते हैं और ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। अब आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स आपको क्लियर करने हैं और बताने हैं ABCDE क्या क्या स्टेप्स हैं वो। तो ए की पोर्शन पे आपको दिख रहा है ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा सेल से हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में, डीएनए कट किया जाएगा फ्रेगमेंट्स में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में। बीच एग्रोस जेल है, एग्रोस जेल आपको डीएनए सेपरेट करवा देगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान, और डीएनए फ्रेगमेंट से सेपरेट करके जेल उसमें सीव का तरह काम करेगा और जिससे कि डीएनए सेपरेट होगा। लाइटर डीएनए, छोटा डीएनए, वो स्मॉल डीएनए बिल्कुल एंड्स तक पहुंच जाएगा, और जो हैवी डीएनए वो लॉन्ग डीएनए वो पीछे रहेगा। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे फ्रेगमेंट्स को, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम ब्लॉट कर लेंगे एंड VNTR डीएनए स्प्लिट कर लेगा सिंगल स्ट्रैंड में। विद द हेल्प ऑफ VNTR प्रोब हम सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब से उसको हाइब्रिडाइज करा लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जहां जहां हुई होगी वहां हम कॉम्प्लीमेंट्री से वो जुड़ गया होगा ऑटो रेडियोग्राफी से, F में ऑटो रेडियोग्राफी से हम उनको डिटेक्ट कर लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करने की प्रोसेस है। एडिनिन के सामने यूरेसिल होता है उसमें, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें बनती है। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एंड substrate and polymerizes the mRNA strand from the DNA template fashion following the rule of complementarity. It is also facilitates the opening of the helix and continuous elongation. Only a short stretch of RNA remain bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. So also the RNA polymerase, and this result in termination. And उसके दूसरी तरफ आपको ABCDEF steps of DNA फिंगरप्रिंटिंग दे रखे हैं, जहां पर A रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, B एगरोस जेल है, C नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, D आपका VNTR है, और E हाइब्रिडाइजेशन स्टेप है, और F ऑटो रेडियोग्राफी है। Then difference between the it is coupled to translation, transcription of and translation are different, especially separated in the prokaryote and eukaryote. The difference between their transcription is given. Fourth point, the product of the transcription becomes effective in situ. The product of transcription comes out of the nucleus for functioning in the cytoplasm. There is only one RNA polymerase. In the eukaryote, there are 3 RNA polymerases. RNA polymerase does not separate transcription factors. Transcription factors are involved in recognition of promoter site. mRNA is generally polycistronic in the prokaryote. mRNA is monocistronic in eukaryotes. Splicing is generally not required in prokaryote, but splicing is required in the eukaryote. Next 32 question is explain how to find whether an E. coli bacterium is transformed, not when a recombinant DNA bearing ampicillin resistant gene is transferred into it. What is the ampicillin resistant gene acting? There are two different forms land, one of where BT cotton were cultivated, other where non-BT cotton. Farmer responsible for this experimental cultivations were free to use farming practices.
of their choice. During the cultivation period, data was collected with respect to the amount of pesticide. This is also a case study, and you have to give the answer based on the data collected. A bar is graph is plotted which is shown below. अब बार ग्राफ के बेस का क्वेश्चन आने लग गया है, पिछले साल भी आया था, तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ बार ग्राफ दे रखा है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी टन्स पर हेक्टेयर में, पेस्टिसाइड लीटर्स पर हेक्टेयर में, माइग्रेशन दिया लीटर्स पर हेक्टेयर में, एंड आपको नॉन बीटी आपको शेडेड रीजन से दिखा रखा है, बीटी आपको ब्लैंक रीजन से दिखा रखा है, और नंबर पर लीटर आपको दे रखा है। आंसर द फॉलोइंग, राइट योर इंटरप्रिटेशन विद द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स, एंड विच ऑफ द क्रॉप्स वुड यू लाइक टू कल्टिवेट इन योर फार्म, व्हाई, विच वन बेस्ट आउट ऑफ द 2 क्रॉप वुड बी फार्मर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कौन सा लगा सकता है। आंसर आपको साइड में दिया हुआ है, द बीटी क्रॉप्स नीड मोर वाटर फॉर देयर ग्रोथ, हेंस द अमाउंट ऑफ इरिगेशन इन द लीटर्स पर हेक्टेयर इज मोर इन बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स में ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इस वजह से इरिगेशन के लिए उसके ज्यादा वाटर का सप्लाई उसमें मांगा गया है। सेकंड क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द क्रॉप वुड यू लाइक टू कल्टिवेट लुकिंग एट द हायर प्रोडक्टिविटी एंड द लेसर इनपुट ऑफ पेस्टिसाइड इन बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स में पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो इरिगेशन का है क्वेश्चन में। तो आपका जो ग्राफ है, लास्ट वाला जो ग्राफ है वो आपका इरिगेशन का, इमिगेशन का नहीं है, इरिगेशन का है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा था आप कौन सा क्रॉप लगाएंगे, तो आप बीटी क्रॉप्स ही लगाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पेस्टिसाइड भी नहीं ज्यादा लगाने पड़ते, इरिगेशन भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, तो ये इसके फायदे हैं। एंड फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ दीज टू इज अ फार्मर ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी यूजिंग, तो ग्राफ में बीटी क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर फॉर देयर ग्रोथ, देयरफॉर वेस्ट बंगाल भी बीटी क्रॉप्स वाले क्रॉप्स उगा सकता है। पहला क्वेश्चन था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो अगर इकोलाई बैक्टीरिया में ऐसा वेक्टर गया है जिसमें एम्पिसिलिन रीजन में आपने अपनी फॉरेन जीन डाली है, तो वो एम्पिसिलिन विल ग्रो ऑन द एम्पिसिलिन, इट विल कन्फर रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन, उसमें नहीं गई है, अगर एम्पिसिलिन डीएनए में नहीं गई है तो एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे ग्रो हो सकता है। हाउएवर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट grow on the same medium. The recombinant or transformant E. coli can be selected by the use of selectable marker. Transformants must grow plated on the plate bearing ampicillin containing medium. Hence, transformant can be selected. Ampicillin resistant gene is acting as a marker gene here. तो एवरेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी मच हाइयर है बीटी क्रॉप्स में 120 टन्स पर हेक्टेयर as compared to the non-BT 80 tons per hectare. This is due to the fact that BT crop is resistant to insect, nematode, lepidopteran. The input pesticide in case of BT crop is less as compared to non-BT. So यहाँ पर हम फर्स्ट अपना सैंपल पेपर फिनिश कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। So now we will be doing the second sample paper in the next video. But you have understood this, I hope so. आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए और आपको आंसर कीज भी मैंने शो कर दी थी, समझा भी दी आपको आंसर उसके। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये 23 क्वेश्चन था। ऑटोगैमी, ज्यूटेनोगैमी, जीनोगैमी का डिफरेंस था। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये हमने समझा दिया था। कॉमनली यूज्ड ड्रग्स मैक और इसका इफेक्ट बॉडी पे, एंड कोलेस्ट्रॉल को ही फेड क्यों किया जाता है ये भी हमने आपको समझा दिया। मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, अमीबोसिस, which one of this is transferred to mechanical barriers, the amoebiasis and malarias are transformed, and write the palindromic nucleotide sequence, हमने आपको बता दिया ये वाला क्वेश्चन भी। in situ ex situ also we have explained these questions answer keys I have shown to you। तो मुझे लगता है आपको ये सैंपल पेपर समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सैंपल पेपर अगले वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ABCD क्या है, और यहाँ पर हमें देखा कि A एग्रोज कटिंग, A रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है,
Separation of DNA fragment electrophoresis है using agarose gel है B, and transferring the blot of fragment to C nitrocellulose membrane है. DNA split into single strand. Introduction of labeled D VNTR probes डालते हैं. D यहाँ पर VNTR probe है. E of single stranded यानी probe of single stranded pair with the D VNTR के probe के साथ DNA के sample DNA के साथ वो pair हो जाता है. And detection of hybridized DNA by the ऑटोरेडियोग्राफी. ये सब हमने समझ लिया है यहाँ पर. एंड नाउ ये वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन भी हमने किया. तो अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा. तो आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो हेयर. सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम. लर्न एंड प्रिपेयर वेल. हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन. Watch, like and share and subscribe my channel for more such biology and class 10th and class 12th CBSE examination preparation. So whosoever want to understand the concepts and want to learn the practice paper and pattern of the CBSE can subscribe to my channel and see the explanations and the practice papers. Thank you.